आज हम फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इस कोर्स के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कमर्शियल फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स इन डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनिकेत, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एग्रोनॉमी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा, और स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आईसीएआर के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च आईआईएफएसआर, जो मोदीपुरम में स्थित है, इन्होंने अनेक तरीके के एग्रोक्लाइमेटिक्स कंडीशंस के अनुसार फार्मिंग सिस्टम के मॉडल डेवलप किए हैं। इनका उद्देश्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक रिटर्न्स और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना है। आईसीआर के एक्रिप नाम से प्रोजेक्ट चलते हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन फार्मिंग सिस्टम, और उनके पूरे देश में जगह जगह में अलग अलग स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में या आईसीआर के सेंटर्स में वहाँ पर रिसर्च होती है। और यहाँ से जो भी डेटा, रिसर्च डेटा उन्होंने कंपाइल किया था, उसके जो फाइंडिंग्स थे, वो इनके एक लिटरेचर में पब्लिश किए हैं, जो बुलेटिन मैंने यहाँ पर कोट करके रखी है, सिंह एंड हिज कोवर्कर्स 2016। तो ये बुलेटिन आईसीआर की आपके रिकमेंडेड लिटरेचर में भी है, जो सिलेबस में आपको मिलेगा। तो आइए बात करते हैं पहले इन सब मॉडल्स की। तो इन सभी प्रणालियों की मुख्य विशेषता क्या है, जिसको हम अप्रोच ऑफ फार्मिंग सिस्टम मॉडल्स बोलेंगे। तो क्रॉपिंग सिस्टम, हॉर्टिकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरीज, एग्रो फॉरेस्ट्री, ऐसे कई तरह तरह के कंपोनेंट्स का एकत्रीकरण या इंटीग्रेशन वहाँ पर किया हुआ है। रीजन स्पेसिफिक मॉडल्स है, जो विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों पर आधारित होते हैं, और ऑप्टिमाइज्ड रिसोर्स यूटिलाइजेशन और सस्टेनेबल इनपुट मैनेजमेंट के लिए ये सपोर्ट करते हैं। अब बेनिफिट्स की हम बात करें तो कन्वेंशनल सिस्टम्स की तुलना में ये सारे रिकमेंडेड मॉडल्स हायर प्रोडक्टिविटी और इनकम के लिए रिकमेंड किए गए हैं। यहाँ पर इफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी देखा गया है, फिर एक्सटर्नल इनपुट्स की आवश्यकता भी कम बताई गई है, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंटरप्राइजेस, जो हम बोलते हैं कि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और मार्केट फ्लक्चुएशंस की जो रिस्क होती है, उसके अगेंस्ट सिस्टम को खड़ा रहने के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। इसका मतलब क्या है कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी के बारे में हम जितने भी पहलू देखते हैं, वो सारे ध्यान में रखते हुए इन सब मॉडल्स को डेवलप किया गया है। और ये जो फार्मिंग सिस्टम के मॉडल्स हैं, ये रियल वर्ल्ड फार्मिंग कंडीशन के आधार पर विकसित किए गए हैं, और रिसर्च बैक्ड सॉल्यूशंस जो किसानों की आजीविका और कृषि की स्थिरता, मतलब फार्म सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हैं, ये सारा इन मॉडल्स में ध्यान में रखा गया है। तो देखिए, एक एक के बाद हम इन मॉडल्स को स्टडी कर देते हैं। जैसे मैंने बताया स्टूडेंट्स, कि हमारे देश की विभिन्न लगभग सभी एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में इनके एग्रीब के सेंटर्स फैले हैं, आईआईएफएसआर के। तो यहाँ पर ये जो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, उनके रिसर्च फार्म पर ये सारे रिसर्च किए गए, और हर जगह से अपना अपना मॉडल रिकमेंड किया गया। अब यहाँ पर सबसे पहले बात आती है वेस्टर्न हिमालय की। इसमें जहाँ जहाँ पर इनके एग्रीब सेंटर में काम किए हैं, जो सेंटर थे, जो जो रिसर्च स्टेशंस थे, वहाँ का इस्टेब्लिश्ड मॉडल है, और उनके ये डेटा हैं। तो जैसे पहला है हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा। तो कांगड़ा में ये मॉडल स्थित था, और यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड किया है कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती है। तो अभी एक्चुअली ये है कि सारे मॉडल्स के बारे में हमें ना तो रटने की ज़रूरत है, ना तो हर चीज़ ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मैंने कई मौक़ों पर ये चीज़ बताई है कि आपको एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि दो देश की किस विभाग में या फिर किस रेगुलर कंडीशन में कौन से कंपोनेंट्स हमारे फार्मिंग सिस्टम में होने चाहिए, और किस तरीके से उनमें इनपुट लगता है, कितना वहाँ से प्रॉफिट आता है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना जरूरी है। तो एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग हमारी होनी चाहिए, ना कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम इन मॉडल को रटने की कोशिश करें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहाँ से, जैसे कि आप जहाँ जहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हो, जिस स्टेट की हो, जिस एग्रोक्लाइमेटिक जोन की हो, तो हमें अपने उस जोन के मॉडल्स के बारे में, या अपने स्टेट्स के जो अलग अलग मॉडल्स हैं, उनके बारे में ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, गहन जानकारी होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कश्मीर के स्टूडेंट को तमिलनाडु के मॉडल में क्या हो रहा है वो पता रहे, या तमिलनाडु वाले को उधर नॉर्थ ईस्टर्न में क्या हो रहा है वो चीज़ें पता रहे, एक अंडरस्टैंडिंग रहे। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपकी यूनिवर्सिटी, आप जहाँ से पढ़ रहे हो, जहाँ से आपको एग्जामिनेशंस को फेस करना है,
तो वहाँ के पर्टिकुलर मॉडल्स पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। तो आप अपने अनुसार मैं धीरे 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 ये स्लाइड्स आपके सामने दिखाता जाऊँगा। बहुत डिटेल हर स्लाइड को मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो जाएगा। इसमें 55 स्लाइड्स इस प्रेजेंटेशन में। तो जहाँ पर आपको ज़रूरत लगे आपकी आवश्यकता अनुसार आप वहाँ पर पॉज करके उन चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए, और हो सके तो इसको अपने नोटबुक में थोड़ा सा राइट अप भी अपने तरीके से बना लीजिए। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ, ये कांगड़ा का मॉडल है। इसी तरीके से आपको जिस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, आगे के मॉडल आपको अपने सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से समझने हैं। तो इस मॉडल को नाम दिया गया क्रॉप हॉर्टिकल्चर लाइवस्टॉक मॉडल। 0.90 हेक्टेयर पर इनका रिसर्च हुआ था, जहां पर ये सेंटर है। और उन्होंने क्रॉपिंग सिस्टम अपनाई थी। 6 तरीके के क्रॉपिंग सिस्टम्स अपनाई। ये फर्स्ट कॉलम में आपको जो दिख रहा है CS1, CS2, CS3, CS4, मतलब इतनी सारी क्रॉपिंग सिस्टम्स हो गई। तो कितने कितने एरिया में हर क्रॉपिंग सिस्टम लगाई गई थी, वो यहाँ पर एरिया दिया गया है सेकंड कॉलम में। और फिर आगे उसका थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है, खरीफ सीजन में कौन सी क्रॉप उसमें थी, और फिर रबी सीजन में कौन सी क्रॉप थी, फिर समर सीजन में कौन सी क्रॉप थी। अगर समर फैलो है तो वहाँ पर, या कोई भी सीजन फैलो है तो वहाँ पर डैश लगाया गया है। अगर किसी सीजन में इंटरक्रॉपिंग सिस्टम अपनाया गया हो तो वहाँ पर प्लस करके लिखा गया है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। अब ये क्रॉपिंग सिस्टम का एक कंपोनेंट हो गया उनका। फिर उसमें उन्होंने हॉर्टिकल्चर का कंपोनेंट रखा, जो टेबल के नीचे लिखा है। हॉर्टिकल्चर में इन्होंने मैंगो, लीची, आरेका नट, इन सब का इंटरक्रॉपिंग किया। कहाँ पर? वेजिटेबल ब्लॉक में कैबेज, कॉलीफ्लावर, पीज इन रबी, एंड ओकरा एंड ब्रिंजल इन खरीफ, एंड समर स्क्वैश एंड फ्रेंच बीन इन समर। तो यहाँ पर एरिया भी दिया गया है। फिर इन्होंने लाइव स्टॉक में क्रॉस ब्रीड क्राउज रखी 2, फिर एक बफेलो भी रखा। और फिर सप्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस आप साइड में देखिएगा। सप्लीमेंट्री एंटरप्राइजेस में इन्होंने न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के लिए वर्मी कंपोस्टिंग किया। फिर एपियरी मतलब हनी बीज का कुछ बॉक्स रखे, मशरूम कल्टीवेशन किया। और इस तरीके से पूरा जो प्रोडक्शन है राइस इक्विवेलेंट यील्ड के फॉर्म में इन्होंने कन्वर्ट किया है। राइस इक्विवेलेंट मतलब हर चीज का प्राइस के अकॉर्डिंग उसको राइस का यील्ड मान के कन्वर्ट किया गया। इक्विवेलेंट यील्ड किस तरीके से कैलकुलेट होती है वो आपको आने वाले सेमेस्टर्स में या आने वाले इसमें बताया जाएगा। अभी इस पॉइंट पर हमें एग्जैक्टली उस चीज़ को समझने की जरूरत नहीं है। अब एक समझ लीजिए कि यहाँ से राइस इक्विवेलेंट यील्ड के फॉर्म में मतलब यूनिफॉर्मिटी रहे हर जगह पर, इसलिए सारे यील्ड को राइस इक्विवेलेंट यील्ड में REY जहाँ पर लिखा है उसके फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। अब वो कितना आ गया? 26.42 टन पर एनम। फिर वाटर प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कितनी होगी पर मीटर क्यूबिक में? जो पर मीटर क्यूबिक का जो वाटर यूज किया गया वहाँ से कितने रुपए इसका रिटर्न हमें मिला। फिर इस मॉडल में टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट हो या फिर रनिंग कॉस्ट हो। तो इस मॉडल के लिए बताया गया कि 2,18,500 रुपये की कॉस्ट आ गई। फिर जो सेविंग आफ्टर मीटिंग कॉस्ट एंड हाउस होल्ड फूड रिक्वायरमेंट, मतलब आपके पास पैसे की कितनी सेविंग हो गई, सारे जो खर्चे हैं और हाउस होल्ड की जो फूड रिक्वायरमेंट है खाना पीना वो मिटने के बाद कितना हो गया। और फिर नेट प्रॉफिट बताया गया। और इस मॉडल से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैन डेज कितने डेवलप हुए, मतलब एक साल में 650 मैन डेज या फिर जिसको वर्क डेज बोला जाता है, इतने दिनों का रोजगार यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो ये इस मॉडल की खासियत है, और ये बेस्ट मॉडल वहाँ पर माना गया है कांगड़ा जिले के लिए, और इन्होंने इसको रिकमेंड कर दिया। फिर इसी तरीके से आगे आप जाएंगे तो उधम सिंह नगर उत्तराखंड में है, पंतनगर यूनिवर्सिटी में ये रिसर्च हुई है। तो उन्होंने अपने मॉडल का यहाँ पर लेखा जोखा दे दिया। आप इसको अंडरस्टैंडिंग करते जाइए धीरे धीरे, मैं बहुत स्लोली स्लाइड्स बढ़ा रहा हूँ, 2-2 5-5 सेकंड आप हर स्लाइड को देखते जाइए। और अगर आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हैं या फिर जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि ये मेरी एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन का मामला है या फिर मेरी यूनिवर्सिटी जुरिडिक्शन का है, तो उन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिए और पढ़िए, आपको उस चीज़ की समझ आनी चाहिए। फिर एक सेकंड एग्रोक्लाइमेटिक जोन आ गया ईस्टर्न हिमालयन रीजन। फिर वहाँ पर पहला मॉडल रिकमेंड किया गया है जिसका रिसर्च वाराणसी उत्तर प्रदेश में सेंटर है वहाँ पर हुआ था। इन्होंने क्या क्या यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम्स रखी, क्या क्या इनके आउटपुट्स निकले, सारा लेखा जो है स्लाइड में है। फिर उसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर जोरहाट आसाम का ये मॉडल है। उस तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो रिभोई मेघालय में एक कोई प्लेस हो गई है, तो ये वहाँ पर रिकमेंड किया गया मॉडल है। फिर आगे नेक्स्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन लोअर गंगेटिक प्लेन्स की बात है, जहाँ पर नादिया वेस्ट बंगाल में रिसर्च किया गया और उन्होंने अपना मॉडल सजेस्ट किया। फिर आगे मिडल गंगेटिक प्लेन्स की बात आ गई, ये सुपौल बिहार में ये रिसर्च हुआ है तो उन्होंने अपना मॉडल दे दिया।
फिर नेक्स्ट इसी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अंदर भागलपुर में रिसर्च हुई, साबौर में रिसर्च हुई, उन्होंने अपने अपने अलग अलग मॉडल सजेस्ट किए। पटना में हुआ, उन्होंने भी अपना अलग मॉडल दिया। इस तरीके से अपर गंगेटिक प्लेन की जहाँ पर बात आ गई, तो वहाँ पर मीरत में रिसर्च हुआ, वहाँ की एक रिकमेंडेशन है। फिर कानपुर की रिकमेंडेशन है। फिर ट्रांस गंगेटिक प्लेन में लुधियाना की अपनी रिकमेंडेशन है, हिसार की रिकमेंडेशन है। ईस्टर्न प्लेटो एंड हिल्स जो एग्रीक्लाइमेटिक जोन है, वहाँ पर एक सेंटर रांची में था, उन्होंने अपने तरीके से रिसर्च करके रिकमेंडेशन दे दिया। फिर धनबाद में, झारखंड में दूसरा सेंटर था, वहाँ के ये रिकमेंडेशन है। फिर छतरा झारखंड में ही, यहाँ के ये रिकमेंडेशन है। फिर नेक्स्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में सेंट्रल प्लेटो एंड हिल जोन्स की बात आ गई, तो जयपुर राजस्थान का एक मॉडल रिकमेंड किया गया। फिर वेस्टर्न प्लेटो एंड हिल जोन में परभनी महाराष्ट्र में, ये परभनी यूनिवर्सिटी है, मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर रिसर्च करके ये मॉडल बताया गया। अकोला में यूनिवर्सिटी, अकोला के वहाँ पर जो सेंटर था, उन्होंने अपना ये मॉडल रिकमेंड कर दिया। फिर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी है, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र के, तो वहाँ पर रिसर्च होने के बाद उन्होंने अपना मॉडल रिकमेंड कर दिया। इसी तरीके से साउथ प्लेटो एंड सदर्न प्लेटो एंड हिल जोन में दावनगिरी कर्नाटका में उन्होंने अपना मॉडल बता दिया। फिर उसी जोन में बेल्लारी का एक अपना मॉडल है। फिर रंगारेड्डी तेलंगाना में उनका अपना मॉडल है। कोयम्बतूर में उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने अपना मॉडल दे दिया है। फिर नेक्स्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में ईस्ट कोस्ट एंड प्लेन्स एंड हिल्स में एक तंजावर का, तमिलनाडु के तंजावर डिस्ट्रिक्ट का मॉडल है। फिर महाराष्ट्र के रायगढ़ कोंकण रीजन में जो आता है, वो रायगढ़ का मॉडल है। फिर नॉर्थ गोवा एंड साउथ गोवा, इनके लिए भी एक मॉडल रिकमेंड किया गया है। तो फिर गुजरात प्लेन्स एंड हिल के ऊपर थोड़ा सा हम आ जाएंगे, तो ये साबरकांठा गुजरात का कोई सेंटर होगा, वहाँ पर रिसर्च हुई होगी और उनका एक मॉडल है अपना। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये सारे मॉडल्स बताए गए हैं। मैंने जैसे कहा कि आपको अपने अपने जोन के ऊपर फोकस करना है और बस वहीं के मॉडल्स की आपको तैयार करना है। जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी है, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये 8th जोन में है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन में, जो बांदा जो बीच का एरिया आता है एमपी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। तो हमारी यूनिवर्सिटी का हमारा अपना मॉडल है, तो उसके ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, वो उस मॉडल को बहुत अच्छे और बेहतर ढंग से समझें। उनको पता रहे कि हमारे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें करना ज़्यादा ज़रूरी है, किस तरीके से कंपोनेंट होना ज़रूरी है। इसी तरीके से आप अलग अलग कंट्री के जिस भी कोने से हो, आप अपने अपने एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार अपने मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। फिर नेक्स्ट इसी के कंटिन्यूएशन में हम बात करेंगे कि स्टडी ऑफ द फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड मॉडल्स adopted on farmer speed and promoted by ICR, state agriculture universities, NABARD, central and state governments and different NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं। यहाँ पर भी उसी तरीके का है, लेकिन बस ये है कि ये रिसर्च जो है ये एक्रिप सेंटर के अंडर नहीं की गई थी। जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर रिसर्च प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा था, आईसीआर के, उनके अंडर ये रिसर्च नहीं की गई थी। ये अलग तरीके से अलग फंडिंग यूज करके अलग अलग यूनिवर्सिटी ने या फिर नाबार्ड का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के मॉडल में बांदा के नाबार्ड का इन्वॉल्वमेंट था, नाबार्ड में काफ़ी सारा फंड सपोर्ट किया था इसमें। तो इस तरीके से, और ये मॉडल्स हर स्टेट वाइज बताए गए हैं कि जहाँ पर अपने अलग अलग स्टेट्स गवर्नमेंट है उसको प्रमोट कर रही है, अलग अलग स्कीमों के थ्रू उसको फंडिंग सपोर्ट दे रही है, उसके प्रमोशन के लिए किसानों को कुछ मदद प्रोवाइड कर रही है, और मतलब इसके अडॉप्शन के लिए काफ़ी सारी कोशिश स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है अपने अपने तरीके से। तो हमें इन चीज़ों के बारे में भी देखना है। तो इसी तरीके से हम इन्हीं कमर्शियल मॉडल्स को आगे देखेंगे। इसको ध्यान में रखिएगा कि ये रिसर्च जो है ये फार्मर फील्ड पर, जैसे ए फील्ड लगती है फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, उस तरीके से फार्मर के फील्ड्स पर कई सारे कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन करके, या फिर हम जिसको इंटरवेंशन बोलते हैं कि फार्मर जो कर रहा था एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम या एग्जिस्टिंग फार्मिंग सिस्टम में, उसके सप्लीमेंटेशन में कुछ वैज्ञानिकों ने अपने कुछ कंपोनेंट वहाँ पर इंटरवेन किए, और उसके कारण उनकी जो आय है, इनकम है, प्रोडक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें बढ़ गई, और फिर जाके इन मॉडल्स को रिकमेंड किया गया। इसका मतलब फार्मर के फील्ड पर ऑन ग्राउंड, रियल ग्राउंड स्टडी हुआ है। तो आइए चलते हैं हम एक के बाद इन चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो इनमें फिर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, उनके लिए
मॉडल रिकमेंडेड हैं। अब यहाँ पर भी मैं फर्स्ट मॉडल इन्होंने क्या क्या बताया उसका थोड़ा सा बता दो। तो जैसे अंडमान निकोबार के लिए पहला मॉडल है, वहाँ पर इन्होंने क्या किया कि 0.75 हेक्टर एरिया के लिए जहाँ पर वाटरलॉग इकोलॉजी थी, वहाँ के लिए एक सजेशन दे दिया। जो सक्सेस पाया गया वहाँ के रिसर्च में, उसके अकॉर्डिंगली ये रिकमेंडेशन आ गया कि आप एक तो राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम करो पहले, जिसमें राइस बेस्ड में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, राइस ग्रीन ग्राम, राइस वेजिटेबल्स, राइस मेज, राइस ग्राउंडनट, राइस सोरघम फॉडर के लिए। तो ये राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम हो गया। फिर उन्होंने रिकमेंड किया कि आपको ब्रॉड बेड एंड फरोज का यूज़ करके वेजिटेबल्स को बढ़ाना है, फिर राइस फील्ड्स कल्चर को अपनाना है, फॉडर ऑन स्लोप्स ऑफ बेड्स, जो बेड के स्लोप होते हैं वहाँ पर फॉडर लगाइए, फिर लाइव स्टॉक में 2 गाय रखिए, वहाँ की अपनी कोई अलग से ब्रीड होगी जो उन्होंने रिकमेंड की होगी, वो मैंने इसमें डिटेल में नहीं लिखा है, लेकिन इसका भी बुलेटिन आईसीआर के द्वारा ही पब्लिश किया गया था, तो उसको भी आप आईआईएफएसआर के इंस्टीट्यूट में इस बुलेटिन को पा सकते हैं। तो फिर इनका जो प्रोडक्शन बताया गया है कि 29 टन पर ईयर, ये भी राइस इक्वलेंट इडली के फॉर्म में है, और नेट इनकम इस मॉडल से मिली 2,14,000 रुपये पर ईयर। फिर 365 मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। अब यहाँ पर एडॉप्शन में बताया गया कि नाबार्ड और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, उसके अंदर इसको प्रमोट किया गया। इसी तरीके से हर मॉडल के बारे में आगे जानकारी लिखी है। अंडमान के लिए ही एक कोकोनट का मॉडल है। फिर हम आगे देखेंगे कि आसाम के लिए, या आसाम के लिए इस तरीके का ही मॉडल रिकमेंड किया गया जो फार्मर फील्ड पर डेवलप हुआ था। फिर बिहार के लिए अलग अलग मॉडल्स हैं। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ का मॉडल है, दिल्ली का मॉडल है, और एरिया भी अलग अलग दिया है वहाँ पर कौन सी क्रॉप इकोलॉजी है, उसका भी आप ध्यान में रखिएगा कि किस इकोलॉजी में क्या चीज़ें, किस कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम, कौन से अदर कंपोनेंट्स रिकमेंडेड है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। गोवा के लिए 2 मॉडल्स की यहाँ पर बात हुई है, ए एंड बी। फिर इसी तरीके से गुजरात एंड हरियाणा के लिए भी मॉडल्स हैं। हिमाचल प्रदेश के और जम्मू एंड कश्मीर के मॉडल्स की इसमें बात हुई है। जो आपको रिलेवेंस लगे आपके कंडीशन के अनुसार आप वहाँ पर पॉज कीजिए और इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और उसको नोट डाउन भी कर लीजिए। झारखंड का मॉडल है। फिर बात आ गई कर्नाटका के 2 मॉडल्स यहाँ पर हैं। केरला के मॉडल्स हैं, ये भी केरला के अदर मॉडल्स हैं। मध्य प्रदेश का एक मॉडल है। फिर महाराष्ट्र के ये 2-3-4 मॉडल्स बताए गए यहाँ पर। मेघालय के भी मॉडल्स हैं। इस तरीके से ओडिशा के लिए मॉडल्स हैं। पंजाब का अपना रिकमेंडेड मॉडल है। हर इकोलॉजी के अनुसार हर स्टेट वाइज अब यहाँ पर किया गया है कि कौन से स्टेट में क्या चीज़ों को किया जा सकता है बेहतर तरीके से। फिर ये उत्तर प्रदेश, अब ये उत्तर प्रदेश पर मैं फोकस करूंगा क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के जुडिक्शन में है, उत्तर प्रदेश स्टेट में है। तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के, वो इन मॉडल को अच्छे से समझ लें। तो ये जो भी 4-5 मॉडल उत्तर प्रदेश के रिकमेंडेड है उनके थोड़ा सा हम फोकस डाल लेते हैं। तो पहला जो मॉडल है वो है क्रॉप क्रॉप प्लस डेयरी मॉडल। और यहाँ पर क्रॉपिंग सिस्टम में राइस व्हीट मेज, राइस व्हीट, और फिर मेज काउपी की इंटर क्रॉपिंग, जो काउपी फॉडर के लिए था। फिर राइस पोटैटो ग्रीन ग्राम, सोरघम फॉडर के लिए, और मस्टर्ड ब्लैक ग्राम, ये क्रॉपिंग सिस्टम सजेस्ट की गई। फिर हॉर्टिकल्चर में गोवा, आंवला, फिर इंटरक्रॉपिंग विथ वेजिटेबल्स, टोमेटो, कैबेज, पोटैटो, ऐसे वेजिटेबल्स। फिर 2 काउज, हो सकता है यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश का जोन बढ़िया है तो आपने अपने एरिया वाइज अलग अलग रिकमेंडेशन होगा। जनरली उत्तर प्रदेश के लिए थार पारकर, साहिवाल और गिर, ये कैटल्स रिकमेंडेड है। और हमारे बांदा के लिए यहाँ पर हम, या बुंदेलखंड रीजन के लिए केन का था जो देसी कैटल है, उसको रिकमेंड करते हैं। फिर प्रोडक्शन यहाँ पर 35 टन राइस इक्वलेंट पर ईयर रहा। नेट इनकम यहाँ से 2.59 लाख रुपीज़ आ गया। फिर एम्प्लॉयमेंट 501 मैन डेज या फिर वर्क डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। फिर यहाँ पर अडॉप्शन के लिए जो ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन एजेंसीज है उत्तर प्रदेश की अलग अलग, चाहे यूनिवर्सिटीज़ की हो, चाहे कृषि विभाग हो अपना लाइन डिपार्टमेंट, वो अपने अपने तरीके से इसकी पॉपुलराइजेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट मॉडल है क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक मॉडल। आप देख लीजिए ये जो मॉडल है, मैं मतलब जैसे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं इनको रिकमेंड करूंगा कि आप इन मॉडल को बहुत तरीके से देख लीजिए, क्योंकि इस तरीके का अगर क्वेश्चन लिखा जाता है कि आपके एरिया के लिए, आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन के लिए कमर्शियली रिकमेंडेड फार्मिंग सिस्टम बेस्ड लाइवलीहुड के मॉडल्स आप बताइए, तो आप इन चीज़ों को आपको उसमें लिखना है। ये थर्ड मॉडल हॉर्टिकल्चर प्लस डेयरी का है। फिर फोर्थ मॉडल डेयरी बेस्ड इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का है।
फिर और मॉडल है क्रॉप्स प्लस ऑर्चर्ड के। फिर एक्जोटिक वेजिटेबल्स का एक मॉडल है जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में किया जाएगा, जिसके पास बहुत ही खेत कम है, जैसे 0.4 हेक्टेयर एरिया के लिए रिकमेंडेड मॉडल है ये। जिनके पास बहुत कम खेत है वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में ये ब्रोकोली, लेट्यूस, इस तरीके की चाइनीज़ कैबेज, इस तरह की सब्जियां उगाए। उत्तराखंड के और बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए भी इसी तरीके से मॉडल्स हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कई बार बताया, फिर भी एक बार और कहना चाहूँगा कि इन मॉडल्स को मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पर स्टडी नहीं किया, मतलब आपको बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता। मैं ये चाहता हूँ कि आप देश के जिस कोने से भी, जिस यूनिवर्सिटी से भी, जिस एग्रो क्लाइमेट से इसको देख रहे हो, वहाँ के स्टूडेंट्स अपने काम की बात वहाँ पर देखें। अपने एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए कौन से मॉडल्स रिकमेंडेड है उनको अच्छे से पढ़ें, और चीज़ अच्छे से समझ ले लें, और फिर जाके एग्जामिनेशंस में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से ये चीज़ें लिखनी है कि कौन सा मॉडल रिकमेंडेड है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट आने चाहिए, और वहाँ पर कितना नेट इनकम और ये जो आपका राइस इक्वलेंट यील्ड और मतलब प्रोडक्टिविटी और वर्क डेज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।